तो आप हल्ला ही करते रहोगे या हम पढ़ाएं भी? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आपको दो तरह का प्रॉपर्टी पढ़ना है। सॉलिड के दो तरह के प्रॉपर्टी के बारे में हम इस सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। पहला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और दूसरा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में इसके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बारे में जानेंगे। कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, क्यों करेगा, इन सब चीज़ के बारे, कब करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला एक नंबर जो सब टॉपिक है उसको, मतलब मेन टॉपिक आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें एक नंबर हेडिंग डालिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो, किसी भी चीज का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सॉलिड के अंदर या उस एटम के अंदर या उस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा है। इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सॉलिड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड एंड ऑन दिस बेसिस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सॉलिड। जो सबसे पहला है वह है पैरामैग्नेटिक, दूसरा है डायमैग्नेटिक, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक, चौथा है एंटी फेरोमैग्नेटिक और लास्ट है पेरीमैग्नेटिक। तो ये सब बहुत भारी चीज़ नहीं है, बहुत हल्का चीज़ है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। तो लिखिए तो सबसे पहले अब यहाँ जो बातें लिखी गई है कि द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये सबसे पहले ये समझेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के मतलब को समझने के लिए हम एक सिंपल सा चीज आपको बताते हैं, आप उसको देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ये सब कुछ है ही नहीं। जैसे हम किसी एक एटम मान लीजिए नियॉन को लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। आप इसका कन्फिग्रेशन बताइए तो सब ऑर्बिट वाइज क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, यही ना कन्फिग्रेशन होगा। आप याद कीजिए एस में एक ऑर्बिटल होता है, इसीलिए एक डब्बा हम लोग बनाते थे। यहाँ भी एस में एक डब्बा बनेगा जबकि पी में 3 डब्बा बनेगा, क्योंकि पी में 3 ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल को हम लोग ये स्क्वायर बॉक्स से ही ना इंडिकेट करते थे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों का दोनों पेयर्ड। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों का दोनों पेयर्ड। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले याद करो एक एक करके हम लोग भरते थे और बाद में पेयर्ड करते थे अपोजिट स्पिन में। तो बताइए सब का सब ना पेयर्ड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऐसा बना जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सारा का सारा पेयर्ड हो गया। लेकिन क्या लगता है कि हर बार सारा का सारा पेयर्ड ही हो जाएगा? बहुत ऐसे केस भी आएंगे जहां पर आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, हो सकता है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, हो सकता है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड? यदि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? यदि वो संख्या 2 या 2 से अधिक है तो फिर उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वो क्या है? इन सब बातों पर हम इस सॉलिड को 5 भाग में बांटते हैं और उस पांचों भाग को जब आप डिफाइन कीजिएगा तो आप फील कीजिएगा कि ये बहुत सिंपल चीज है और आसानी से आप समझ जाइए। तो सबसे पहला क्या है? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हेडिंग डाल दीजिए 1 नंबर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहें या पैरामैग्नेटिक सॉलिड यहाँ कहें एक ही बात है। सबसे पहले इस बात को जानो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होता है और ऐसे सब्सटेंस के पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो वही क्या कहलाता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस।
तो इसीलिए लिखा हुआ है दैट सॉलिड विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड are called paramagnetic substance. It contain one or more than one unpaired electron, and this solid loses the magnetism in the absence of magnetic field. मतलब इसके पास, देखिए तो समझाता है। हेलो, फोन करके पूछता है कि सर क्लास लाइव नहीं की है। लाइव तो रोज का रोज होता नहीं है। अरे एक्चुअल में क्लास में बैठा हुआ है, क्या होता है नहीं होता है इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। इस समय जरूरत पड़ेगा उस समय छटपटाना शुरू करेगा। खुद भी परेशान होगा, दूसरे को भी परेशान करेगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होता है, पहला चीज। दूसरा बात, यह वैसा सब्सटेंस होता है जिसके पास एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। और तीसरा बात, मैग्नेटिक फील्ड में तो ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ऐसी स्थिति में ये अपना जो मैग्नेटिज्म होता है उसको खो देता है, वो फिर वो शो नहीं करता है। यही सब्सटेंस कहलाता है पैरामैग्नेटिक। हो गया लिखा हुआ। एग्जाम्पल लिख लीजिए, O2, TiO, CO, VO2। अगला हेडिंग डाल दीजिए डायमैग्नेटिक सॉलिड। अब ये जो डायमैग्नेटिक सॉलिड है इसके बारे में जानिए। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सॉलिड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट करता है, और जो ये डायमैग्नेटिक सॉलिड होता है ये वीकली रिपेल्ड करता है। वहां पर हर हाल में एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यदि पेयर्ड हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। और यहाँ हम लिख सकते हैं इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है आप उसको लिख लीजिएगा। लिखेंगे द सब्सटेंस दैट वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सॉलिड। आगे लिख देना, इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
एग्जाम्पल लिख दीजिएगा NaCl C6H6 CTC। इस संडे को टेस्ट ले लें, आप लोग आइएगा। संडे को बन रही है संभावना टेस्ट की। अब पहले ही बोल दिए हैं तो लापता मत हो जाना। लापता होगे तो देखेंगे बाद में फिर क्या कर सकते हैं हम। क्या कि तुम यदि सिस्टम को चैलेंज किया तो फिर तुम्हारे साथ दिक्कत होने लगेगा यहाँ। तीसरा हेडिंग डालिए फेरी मैग्नेटिक। अब ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड रहे या ना रहे ये अपना मैग्नेटिज्म बरकरार रखता है। पहला क्या था, वीकली अट्रैक्ट हो रहा था पैरामैग्नेटिक, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में अपना मैग्नेटिज्म खो देता है, जबकि यह मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में भी अपना मैग्नेटिज्म बरकरार रखता है, बनाए हुए रखता है। इसलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है द सॉलिड और सब्सटेंस दैट आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। These solids are not loses the magnetism in the absence of magnetic field। 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, पहले आप इसको पूरा करके एग्जाम्पल तक पहुंचे तब हम आपको बताते हैं। इसी जगह से दो क्वेश्चन आया था, एक आया था ऑब्जेक्टिव टाइप और एक आया था शॉर्ट टाइप। हो गया, लिख लिए? एग्जाम्पल लिखिए तो। निकेल, आयरन, कोबाल्ट, CrO2 ETC। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में यही तीन इंपॉर्टेंट है, एक पैरामैग्नेटिक, एक डायामैग्नेटिक और एक फेरोमैग्नेटिक। होता दो और है लेकिन उससे जल्दी क्वेश्चन नहीं आता है। अब इस पर क्या क्वेश्चन आता है और इसका एक अगला लाइन क्या है, आप उस बात को समझिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन इन फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। चल में जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये जनरली वह सब्सटेंस होते हैं जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में स्पिन मोशन कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको 4 या 5 इलेक्ट्रॉन दिखाना है तो सब का सब आपको किधर दिखाना पड़ेगा, ऊपर, या फिर सब का सब क्या दिखाना पड़ेगा, नीचे।
या तो या तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं या फिर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं। यदि स्पिन मोशन सेम होगा तब न उसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। बताइए। ये बना दीजिएगा नीचे में। यहां से तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। पहला क्वेश्चन होता है कि आपसे पूछेगा व्हाट इज पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, इस तरह का, या उसी में डायमैग्नेटिक भी पूछ देगा। डायमैग्नेटिक थोड़ा कम पूछता है यही दोनों। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। और तीसरा एक क्वेश्चन यहां से उठाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड एक्ट एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका सही आंसर है CrO2। देखिए, तो ये मेटल का ऑक्साइड है ना, ये मेटल का ऑक्साइड होने के बावजूद भी ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का जो अलाइनमेंट होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। CrO2 से क्वेश्चन आता है। CrO2 एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इस एक चीज को बस आपको ध्यान में रखना है। तो पहला क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं जो आप लिखे हैं। यदि आपसे पूछा जाए ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, तो आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं जो डिफिनीशन है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर तो लिखा हुआ ही है। दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर इसका डेफिनेशन ही है। बताइए दोनों में क्या अंतर। व्हाट इज मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय magnetic field and ferromagnetic substance are strongly attracted by magnetic field. Paramagnetic substance loses the magnetism in the absence of magnetic field, और ये नहीं लूज करता है। बस यही दोनों में अंतर है। तो इतना बात ही पूछा जाता है। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड एक्ट एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। उसका सही आंसर क्या है, CrO2। तो आपको यही ध्यान रखना है। हालांकि अभी हम आपको बता दिए, तो चूंकि अभी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो दिमाग में रहेगा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जब फिर हम लास्ट में काम करेंगे एग्जाम के टाइम में, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको लिखाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ आपको मिलेगा, जिस पर आपको खुद से काम करना होगा, बनाना होगा। तो उस समय आपको फिर से दोबारा ये याद आ जाएगा कि ये क्लास में बोला गया था। नहीं याद आएगा तो क्लास में फिर हम समझा देंगे, बता देंगे, वहां पर आपको याद करना पड़ेगा। अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, लगातार चीज़ों को खाली समझते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा बेहतर आप समझिएगा, लास्ट में आपको उतना कम याद करना पड़ेगा। और यदि आप अभी समझिएगा नहीं ढंग से, तो बाद में हो सकता है आपको रटना पड़ जाए। और साइंस जब रटने की नौबत आ जाती है, तब पढ़ाई खराब हो जाता है। तब आप फिर बोर होने लगते हैं उन चीज़ों से। अगला हेडिंग डालेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। देखो, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो अलाइनमेंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में मतलब समान तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, दो ऊपर है तो दो नीचे, तीन ऊपर है तो तीन नीचे। और एक है फेरी मैग्नेटिक, उसमें असमान तरीके से ऊपर नीचे होता है। ये कुछ ऐसा होता है जो अलाइनमेंट होता है। अब बताओ, समान संख्या में ऊपर नीचे रहेगा तो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। फेरोमैग्नेटिक में सारा का सारा ऊपर रहेगा या सारा का सारा नीचे रहेगा, अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक,
इसमें अलाइनमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कंपनसेटरी मैनर में होता है, मतलब एक ऊपर एक नीचे होता है, और ऐसा होता है कि रिजल्ट मैग्नेटिक मोमेंट का जीरो आ जाए। और ये जो फेरी फेरी मैग्नेटिक है, इसमें जो अलाइनमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन कंपनसेटरी मैनर में नहीं होता है, मतलब एक ऊपर एक नीचे नहीं होता, ये असमान संख्या में ऊपर नीचे होता है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट का जो ओवरऑल वैल्यू है वो जीरो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 3 ऊपर है 1 नीचे है, तो वैसी स्थिति में कभी भी वो जीरो नहीं होगा। वो फेरोमैग्नेटिक भी नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा ऊपर नहीं है या सारा का सारा नीचे नहीं है। एग्जाम्पल के साथ उस फिगर को बनाते हुए आगे बढ़ के हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, अलाइनमेंट का मतलब ये अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, किस डायरेक्शन में है या कैसे रहता है, इसके बारे में। आगे बढ़े क्या? अगला हेडिंग डालिए, डिफाइन कीजिए। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट यानी इलेक्ट्रॉन का जो अलाइनमेंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन अनइक्वली अपोजिट रहता है वो। मतलब आपको इस तरीके से अरेंज करना होता है, या ये एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट का जीरो ना आए और ऊपर नीचे भी रहे। Fe2O3 इसका एग्जाम्पल। ये नीचे वाला जो दोनों है ना, इससे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब देखो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम लोग किसी भी सॉलिड के जनरली कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं कि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या कंडक्ट नहीं करता है। और इस आधार पर कि कोई सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता है, सॉलिड को 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है कंडक्टर, एक को कहा जाता है सेमी कंडक्टर, और एक को कहा जाता है इंसुलेटर। एक ऐसा सब्सटेंस है जो खुद से होकर इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने देता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने देता है, इसी को हम कंडक्टर कहते हैं। एक वह है जो नहीं होने देता है, इसी को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। और एक बीच वाले स्थिति को पैदा करता है, मतलब वो मन से नहीं होने देता है, होने देता भी है और नहीं भी होने देता है। तो ऐसे यदि हम बोल दें कि यदि आपसे कोई पूछ दे कि ये सेमी कंडक्टर क्या होता है, कहिएगा इसका बीच वाला मन होता है। ये सब लिखने से काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा साइंटिफिक वे में डिफाइन करना पड़ेगा। तो सुनिए, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि हर एक सब्सटेंस का अपना एक कंडक्टिविटी का रेंज होता है। जैसे कंडक्टर का जो रेंज होता है वो 10⁴ से लेकर 10⁷ पर ओम पर मीटर होता है। यदि किसी सब्सटेंस का कंडक्टिविटी रेंज 10⁴ से लेकर 10⁷ पर ओम पर मीटर के रेंज में हो, तो वह सब्सटेंस क्या कहलाता है? कंडक्टर। और यदि किसी का 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻20 पर ओम पर मीटर के आसपास हो, तो वो कहलाता है इंसुलेटर, और इसके बीच का हो तो वो कहलाता है सेमीकंडक्टर।
अब ये क्या बात है रेंज से संबंधित, पहले आप इसको समझिए। देखो हर एक सब्सटेंस तो एटम से ही बना हुआ है, और एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रहता है। ये इलेक्ट्रॉन ही है जो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भी जाता है, या पूरे सॉलिड में घूमता भी है फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है। अरे करंट क्या है, पहले आप ये बताइए कि क्या करंट कोई ऑब्जेक्ट है? करंट ऑब्जेक्ट नहीं है। करंट एक प्रोसेस है। किस चीज का? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, फ्लो ऑफ चार्ज का। हाँ या ना? और फ्लो ऑफ चार्ज होगा कैसे? प्रोटॉन तो बेचारा न्यूक्लियस में स्थिर रहता है, तो चार्ज का फ्लो कर कौन सकता है? इलेक्ट्रॉन कर सकता है। तो इसी के बारे में कि कौन कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को पास होने दे रहा है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड तीन प्रकार के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। साइंस मानता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस है ही नहीं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करता हो, क्योंकि हर एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन हर जगह है, तो फ्लो तो हर जगह होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत कम होता है, और ये इतना कम होता है कि हमको पता नहीं चलता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक लोहा का रॉड तुम्हारे हाथ में देकर इधर से करंट सटा दिया जाए, तुमको बहुत अच्छा से फील होगा कि कुछ हुआ है, नहीं कुछ लगेगा कि गड़बड़ हो गया, समथिंग वेंट रॉन्ग। और यदि प्लास्टिक एक तरफ से छुआ के दूसरी तरफ करंट दिया जाए तो आपको कुछ फील ही नहीं होगा। सेमीकंडक्टर के केस में थोड़ा बहुत फील होगा, या शायद वो भी ना हो। तो ऐसे स्थिति में करंट का फ्लो हर चीज में होता है, लेकिन इंसुलेटर में इतना ज्यादा कम होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है। कंडक्टर में बहुत ज्यादा होता है और वो हमको दिख भी जाता है। तो आइए इसी सब चीजों को हम लोग थोड़ा प्रॉपर वे में लिख लें डाटा सहित। ये हेडिंग हो चुका है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर और तीसरा है सेमीकंडक्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है सेमीकंडक्टर। इसमें आप एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये कंडक्टर क्या है? द सॉलिड विच अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इन इट इज कॉल्ड कंडक्टर। और इसका देखिए उसका जो रेंज लिखा हुआ है, इट्स कंडक्टिविटी रेंजेस 10⁴ to 10⁷ पर ओम पर मीटर। यदि इस दोनों के रेंज में यदि उसका कंडक्टिविटी आ रहा है तो निश्चित रूप से वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। लिखिए तो आगे फिर आएगा। अच्छा ये बताइए कि करंट का फ्लो होगा कहां पर? जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो। जैसे आप याद कीजिए मेटालिक वायर में, आप ये मेटल में आपको बताया जा रहा था, मेटालिक सॉलिड में देख रहे थे इलेक्ट्रॉन फ्री घूमता रहता था, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन सारा का सारा बंधा हुआ रहेगा जैसे डायमंड, वहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल नहीं है। यदि फ्लो होगा भी तो वो उतना इतना ना ज्यादा स्लो होगा कि उसका एहसास भी सामने वाले को नहीं होगा। सामने वाले का मतलब यहाँ आप हैं। नहीं आपको लगता है कि इस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके तो ये क्लास में भी किया जा सकता है। मरने थोड़े देंगे। नहीं पढ़ोगे तो जिंदा रह के भी क्या फायदा है, मर ही जाओ। आज कितना तारीख है? 12? 13? 10 तारीख को हम एक फंक्शन में गए हुए थे यहाँ रतनपुर में, ठीक है? ये बात इससे संबंधित है इसीलिए बोल रहे हैं। वहां गए थे तो वो लड़का जिम चलाता है, ठीक है, रतनपुर में, फिट लाइफ जिम। हाँ, हम लोग के साथ क्रिकेट खेलता है और थोड़ा अच्छा संबंध है, तो आना जाना हर बार होते रहता है। कुछ ये सब जो लगन वगन होता है कुछ, या कुछ वैसा काम होता है, तो वहां हम देखे एक आदमी आया, समझा? वो आदमी
माथा एकदम पूरा मुड़ाए हुए था। हाइट में हमारे कंधा इतना होगा, और शरीर को ऐसा फुलाए हुए था वो जिम करके कि उसका जो है ना, ये सब पैर कुछ भी सटता नहीं था, एकदम अलग ऐसे रहता था। और जितना वो था नहीं, उससे ज्यादा दिखाने का प्रयास कर रहा था। वो देखे हम उसका कि वो आदमी कॉलर खड़ा किए हुए था, टी शर्ट पहने हुए था। जनरली जिम करने वाले लोग टी शर्ट पहने, उनको दिखाना भी तो होता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग धरती पर शरीर पोषने के लिए आते हैं। आप भी उन्हीं में से हैं। आप जो हंस रहे हैं, माथा को नहीं बिल्ड करेगा, शरीर को बिल्ड करेगा। खैर ठीक है, वो भी अपने जगह सही है, हम गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन अब जरा सोचिए कि उस आदमी का हाथ पैर सब अजीब देखने में लग रहा था, सच में अच्छा नहीं लग रहा था। बॉडी की भी अपनी एक लिमिट होती है, जैसा बॉडी है, जैसा हाइट है, उसके हिसाब से उसको बनाइए। अब मान लीजिए इतना गो है, उसको पकड़ के फुला दिया, गुलगेठी जैसा लगेगा, फुटबॉल जैसा। उसका गर्दन था छोटा, और वो टी शर्ट पहने हुए था। टी शर्ट जो था ना, ये पीछे से टीकी पर पहुंचा हुआ था। चल रहा है, जहां चल रहा है वो स्थिर था ही नहीं। वो लगातार इस बात को सामने वाले को फील करा रहा था कि तुम देखो हमको, बस वो गाली दो, वो देना पड़ेगा, नहीं कैसे दोगे। तो ये सब जो मानसिकता होती है ना, ये सब सुन लीजिए, ये सब एक संकीर्ण मानसिकता है, जिसको आप नैरो माइंड कहते हैं। पहली बात, चूंकि आपका एज उनसे या हमसे कम है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस कहता है। इस शरीर आज से 5 साल के बाद वो बन जाएगा। लेकिन हाँ, इसके फेरा में शरीर को गवा नहीं देना, हेल्थ को नहीं खराब कर लेना है, हेल्थ मेंटेन रहे। शरीर बनाना तो कभी भी बन जाएगा। अभी आपका उम्र है मथा बनाने का। आप दिमाग को बिल्ड नहीं कर रहे हैं, स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं, और चाह रहे हैं कि शरीर बनाए। हम देखते हैं आप लोग के लेवल में बहुत सारा लड़का जिम ज्वाइन कर लेता है। अरे भाई, जो आप 2 घंटा 3 घंटा जिम में जाके टाइम दीजिएगा, उतना थकावट होगा, कहाँ से आपका दिमाग काम करेगा? आपका तो शरीर काम करेगा, दिमाग थोड़े काम करेगा। और दिमाग नहीं काम करेगा तो दिमाग वाले का गार्ड बन के रहिएगा। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, सलमान खान बन जाओगे, ऋतिक रोशन? ऐसा नहीं होने वाला है, आप गलत फहमी में है। और यदि हो गया तो वो करोड़ों या अरबों में शायद एक होगा। ये एक सच्चाई है। तो इसीलिए जो चीज ज्यादा सफलता की ओर ले जाए, हमको उस तरफ जाना चाहिए। बाकी मर्जी तुम्हारी है, वैसे योर्स। उसमें अब हम क्या कर सकते हैं? हम एक टीचर होने के नाते समझा सकते हैं। और चूंकि तुम माने हो, इसलिए चूंकि तुम यहाँ बैठे हुए हो। अदरवाइज रोड पर चलो तो हमको कोई मतलब ही नहीं होता है। हम यहीं तक तुमसे ज्यादा बात भी करते हैं, रोड पर, बाहर, फील्ड में, कहीं ज्यादा हमको मतलब सच में नहीं है तुमसे। इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल देखते हैं ना, जैसे भी हम तुमको समझा रहे हैं, तुमको लग रहा हो, कुछ लोगों को या शायद मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा, क्या है फालतू का भाषण दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये सच नहीं। देखो देखो, लजा क्यों रहे हो? लजाना क्या है? यही सच्चाई है। और हम लोग भी बेचारे लोग हैं, आदत से लाचार हैं। तुम रुपया देते हो तो कभी कभी देखते हैं, तो कुछ चीज जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, वो हम तुम्हारे साथ शेयर करते हैं बस। हमको लगता है कि जो चीज हम देख रहे हैं वो तुमको बोल रहे हैं, तो शायद तुम प्रैक्टिकली कुछ चीजों को सीखने का प्रयास करोगे। और उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग सीखते भी हो। लेकिन बहुत लोगों को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। कोई बात नहीं, लेना देना मत रखिए। 2-4 साल के बाद तो हम आपको बहुत याद आएंगे। तब याद आएंगे जब आप धूप में कहीं कुदाल चला रहे होंगे, बकरी चरा रहे होंगे, गाय चरा रहे होंगे, गोबर फेंक रहे होंगे, माथा से गोबर का रस गिर रहा होगा, गंध ले रहे होंगे। तब लगेगा हाँ, हमारी दुनिया यही थी, यही होने वाली थी 4 साल पहले। और एक आदमी था जो हमको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा था कि संभल जाओ, और तुम संभला नहीं था। और उसके बाद जानते हो, उसके बाद तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा, मौका नहीं रहेगा कि तुम कुछ अच्छा कर सको। इसीलिए अभी संभल जाओ। लिख लीजिए तो इसको पूरा कीजिए। ये तीनों लिख चुके हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, इसको डिफाइन कर लीजिए तो। जितना भी कंडक्टर है उसमें एग्जाम्पल का जो, जितना एग्जाम्पल हम इसमें बोले हैं, इसमें देखो लिखा हुआ है ऑल मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मीन्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन? यदि आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डाल दीजिए, जैसे पानी में NaCl, पानी में H2SO4, पानी में HCl, ये सब डालिएगा, तो वो
वैसे ही झटका मारेगा जैसे तार झटका मारता है, मेटालिक वायर झटका मारता है। तो ये एक नंबर कंडक्टर लिख लीजिए। दूसरा नंबर इंसुलेटर भी अभी लिख लीजिए। कल हम लोग पूरा का पूरा क्लास सेमीकंडक्टर पर करेंगे। सेमीकंडक्टर कंडक्टर का डेफिनेशन, सेमीकंडक्टर का टाइप, वो इंपॉर्टेंट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगला हेडिंग डालिए इंसुलेटर। पढ़ा दें इसको, ऊपर कर दें। आदमी को जिम बस इतना के लिए करना चाहिए कि शरीर की आकृति जो है ना अष्टावक्र जैसी ना हो, उसी से उसको बचाना है। और जिम इसलिए नहीं करना चाहिए कि जिम कर करके अष्टावक्र बन जाए। लेकिन जो भी कहो डरावना लगता है रे, क्या समझा? लगता है कि एक आध हाथ गलती से दे दिया तो मिजाज हरियर पियर उजर सब हो जाए। और इतने करने के लिए तो वो जिम करता है। लिखिए इंसुलेटर। इसके एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, ये सब इसका एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस के बारे में आपको पढ़ना है तीसरा चैप्टर में। इसका कुछ प्रैक्टिकल हम क्लास में करेंगे, दिखाएंगे आपको कि देखिए कैसे कंडक्ट, किस तरह से ये कंडक्टर है और कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसका एक एक्सपेरिमेंट में क्लास में किया जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं किया जाएगा, जब तीसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे तब। आपका तीसरा यूनिट स्टार्ट होगा मंडे से। संडे तक में सारा काम खत्म कर लेंगे हम लोग। ये हो गया, लिख लिए? एग्जाम्पल लिख लिए? हेडिंग डाल के छोड़ दो। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर। सुना इधर, थ्योरी का सुनिएगा इधर। क्या हो, नीचे कर दें? इधर हमारी बात सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसमें एक थ्योरी आपको पढ़ना है, बेंड थ्योरी। बेंड थ्योरी, ठीक है? बेंड थ्योरी आईआईटी सेक्शन का चीज है, वो नॉर्मली समझ में आता नहीं है जल्दी लोगों को। तो होगा तो बेंड थ्योरी का क्लास हम संडे को देंगे। जिनको आने का मन होगा आइएगा, जिनको नहीं आने का मन हो बताइए। बोर्ड लेवल से उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। और उम्मीद करते हैं कल थ्योरी में इसका लास्ट क्लास होगा। सैटरडे को सॉलिड स्टेट का कुछ क्वेश्चन, थ्योरिटिकल क्वेश्चन पर हम काम करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर तो संडे संडे काम होता ही है, थ्योरिटिकल पर काम करेंगे सैटरडे को। और सैटरडे को इसको पूरा समाप्त करके संडे को फिर एक्स्ट्रा क्लास होगा या टेस्ट होगा, उसको करके मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।